ओके हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने दो कंसेप्ट डिस्कस किए थे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड सेकंड वन वाज योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो मैंने गोइंग कंसर्न में एग्जांपल भी दिया था, मैंने किंगफिशर का एग्जांपल दिया था, स्पाइसजेट का एग्जांपल दिया था, उसके बाद वोडाफोन का एग्जांपल दिया था। दे आर राइट, मतलब एज पर ऑडिटर दे आर नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न। किंगफिशर तो बंद हुआ, किंगफिशर एयरलाइन की बात करो, दारू की बात नहीं करो, वो कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, वो उसका स्कोप ज्यादा है इंडिया में। राइट, तो किंगफिशर एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ, किंगफिशर लिकर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एयरलाइंस की बात हो रही थी जो बंद हो चुकी है। बहुत साल हो गया, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2015 12 13 14 के इन बिटवीन वहां पे वो बंद हुई होगी। तो किंगफिशर एयरलाइन इज discontinued, it's no longer going concern, and as per auditor, right, Vodafone and SpiceJets are no longer going concern. राइट, मैंने ऑडिट रिपोर्ट दिखाया था, उसमें लिखा भी था उन्होंने, बराबर। सो हमने बोला था व्हाट इज अ गोइंग कंसर्न, द बिजनेस विच विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। वो बिजनेस जो कंटिन्यू होगा, उस बिजनेस को हम कौन सा बिजनेस बोलते हैं? गोइंग कंसर्न। एंड एक बेसिक एजम्पशन होता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे ना, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हम जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसके हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट्स अभी तक पता नहीं तुम लोगों को, राइट। फाइनलाइजेशन मतलब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, उसमें बैलेंस शीट आती है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो ढूंढना, बैलेंस शीट, ये सब है ना। राइट, वो फाइनलाइजेशन आता है, वो तुम्हारा लास्ट चैप्टर एक्चुअली सिलेबस का, फाइनल अकाउंट्स बोल के। तो उस टाइम जब हम फाइनल अकाउंट करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है? गोइंग कंसर्न है। ठीक है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो अकाउंटिंग अप्रोच ही चेंज होता है, ये भी मैंने आपको बोला था। अगर गोइंग कंसर्न नहीं तो अकाउंटिंग अप्रोच क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है यहां तक? देन आगे नेक्स्ट लिख लेना। नाउ ये मैंने पहले बैच में कुछ चीजें कैंसिल की थी, वो मैं तुम्हें भी बोलूंगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, गोइंग कंसर्न हमने कवर किया, राइट। ये फाइनल अकाउंट्स में आएगा। पेज नंबर 12 की बात हो रही है, रियलाइजेशन कंसेप्ट फाइनल अकाउंट्स में आएगी। बहुत सारे कंसेप्ट फाइनल अकाउंट्स के, एक्रूअल कंसेप्ट फाइनल अकाउंट में आएगा, उस चैप्टर में हम करेंगे कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मतलब ये हमें अभी सीखने वाले, हम एक दो दिन में हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट, डिस्क्लोजर फाइनल अकाउंट्स, मर्टिलिटी भी फाइनल अकाउंट्स, यस, मैचिंग कंसेप्ट भी फाइनल अकाउंट्स वाला है। ठीक है, तो मैंने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट डिस्कस की, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट डिस्कस की, कॉस्ट कंसेप्ट डेप्रिसिएशन चैप्टर है, एक चैप्टर है तुम्हारे इसमें डेप्रिसिएशन, उस चैप्टर की कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट हम उस रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अभी समझेगा भी नहीं मैं कुछ बोलूंगा तो, वो अलग चैप्टर ही है। एंड फिर हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट समझ ली, बाकी ऑलमोस्ट सब फाइनल अकाउंट्स के कंसेप्ट है। ठीक है, अब तुम्हारे पास है तो देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से ये कट कर देना, इंट्रोडक्शन वाहियात है वो। ठीक है, कर दो कट, फर्स्ट पेज पूरा कट कर दो, कोई यूज नहीं, पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, देन मीनिंग एंड डेफिनेशन दिख रहा है, सब कट कर दो।
फिर डेफिनेशन रहने देना, ये डेफिनेशन हम अलग से डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग कर दो कट। इंपॉर्टेंस तक कट कर दो, वो पूछते भी नहीं। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। जब आप लास्ट, जब हम फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे ना, तब तुम्हें ये सब अपने आप समझ में आएगा। अभी पढ़ोगे ना तो कुछ समझेगा भी नहीं, क्योंकि ये अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, जब तक करोगे नहीं तब तक इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बोलता हूँ कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अब क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तुम्हें क्या पता चलेगा जब तक तुम अकाउंट्स ही नहीं करोगे, हाउ विल यू अंडरस्टैंड। सो ये जो है ना, ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर है ना, पूरे सिलेबस की समरी है। फर्स्ट चैप्टर ये पूरे सिलेबस की एक समरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो अपने आप ये चीजें अपने आप समझते आ जाएगी, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ आई से जर्नल लेजर, अभी यहाँ पे वर्डिंग होगी, राइट, व्हाट प्रॉफिट लॉस एसेट, क्या समझेगा, अभी तक डिस्कस ही नहीं किया तो क्या समझेगा। इसलिए मैंने बोला कट कर देना, अभी उसका टेंशन मत लेना। यूटिलिटी ओके रहने दो, ये आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट में पूछेंगे, हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे कुछ तो लिखा है, देखो, राइट। ये हम सीखने वाले, ऑब्वियसली ये हमारे रिलेवेंट चीज है। आगे लिखा है देखो, ये वाला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ये फाइनल अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये भी कट कर देना, अभी कुछ समझेगा भी नहीं। ठीक है, मतलब अभी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज ये हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट हम हर चीज डिस्कस करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के कंसेप्ट दिख रहे क्या तुम्हें, पेज नंबर है 8, 8 पे होगा शायद से, वो कैंसिल कर दो। जब मैं स्टूडेंट था उसके पहले वो डिलीट हो चुके कंसेप्ट, अभी भी तुम्हारे सिलेबस में। वो एयर इंडिया के लिए कंसेप्ट लाई थी, ठीक है, तो वो कंसेप्ट में सिखाऊंगा, एक्सपेंसेस जब सिखाऊंगा तब ये कंसेप्ट बोलूंगा, बट ये कंसेप्ट आज प्रैक्टिकल नहीं है। दिस इज नॉट फॉलोड इन इंडिया, ना ही बाहर भी फॉलो किया जाता है। एक एयर इंडिया को एक्सेप्शन बोल के गवर्नमेंट ने कंसेप्ट लाई थी, बट बाद में खाली एयर इंडिया के लिए थी, अब एयर इंडिया भी नहीं रही, वो टाटा ने परचेस कर लिया, बराबर। देन ओके, ऑब्वियसली ये सब चीजें हमें डिस्कस ही करनी है। देन यहाँ पे आई थिंक तुम्हारा आगे एकदम आगे आओगे ना कंसर्ट के बाद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस एंड आईएफआरएस। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिलेवेंट तुम्हें दिया है। ऑनेस्टली जिसको अकाउंटिंग पता नहीं उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड घंटा समझेंगे। मोर देन दैट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सीए फाइनल के सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए फाइनल लेवल पे अलग पेपर है, तो खाली तुम्हें दिया है जिसका कुछ भी रिलेवेंस नहीं, और आगे लिखा भी है, कुछ तो लिखा भी होगा कि तुम्हारे इसमें नहीं, कट कर दो पूरा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कट कर दो। एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, तुम्हारे टीचर्स को भी नहीं पता होगा कॉलेज में, तो वो क्या तुम्हें पूछेंगे घंटा। ठीक है, सो उसका टेंशन मत लेना। आई विल बी टीचिंग दिस थ्रू वेरियस सब्जेक्ट्स, वेरियस चैप्टर्स। लाइक यहाँ पे डिप्रिसिएशन रहेगा, वो भी गलत होगा, मैं बोलता हूँ ना, AS6 के अंडर डिप्रिसिएशन रहेगा। वो AS6 मैडम 4 साल पहले डिलीट हुआ है। AS10 उसका नाम चेंज हुआ है, नाउ इट इज अ पीपीई, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन थी वो भी गलत है। ठीक है, क्योंकि जिसने लिखा है, जिसने कॉपी पेस्ट किया है ना, उसको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। और सिलेब ये बुक कब आया, कब प्रिंटिंग हुई, देखो चेक करो एक बार, 2 साल पहले आया है तुम्हारा, शायद से तुम्हारे लिए सेकंड, तुम सेकंड एडिशन रहेगी तुम्हारी, 2019 में आया, बराबर। और मैडम मतलब ये कब प्रिंट किया होगा, 2019, मतलब 2018 में तो प्रिंट हुआ होगा। तो कितने वाहियात है अपना बोर्ड। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, एक सेकंड। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोग बोलते हमें कुछ नहीं आता, उसके पीछे जिन्होंने बुक्स लिखे ना उनको ही नहीं आता। अब मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे रिसोर्सेज दिखेगा, रिसोर्सेज में दिखेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में गया, इधर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज ऑन 1 फरवरी 2022। मैंने वहां पे क्लिक किया। AS6 दिख रहा है क्या तुम्हें उधर? अकाउंटिंग देखो, वो लिस्ट निकालो तुम्हारी, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो लिखी है AS1 लिखा होगा उधर, देखो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दिख रहा है, AS2 दिख रहा है इन्वेंट्रीज, तीसरा दिखेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सब भी नहीं दिए होंगे शायद से उन्होंने, सब दिए क्या? राइट, 6 उधर डिप्रेशन लिखा है ना, इधर है क्या AS6? AS6 कब बंद हो गया मैडम? बहुत पहले ही बंद हो गया। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कब रिवाइज हुआ ये? मतलब AS6 डिलीट हुआ, AS6 को AS10 में डाल दिया, कब हुआ? तुम्हारा बुक कब प्रिंट हुआ? अभी भी वही है, समझा? मतलब ये लेवल तुम्हारा है महाराष्ट्र बोर्ड। सो ये आप महाराष्ट्र बोर्ड मतलब लेवल अपनी बहुत वाहियात है, ठीक है? सिलेबस के लेवल मैं सिखाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। 2016 में रिवाइज हुआ है, AS6 डिलीट हुआ, AS6 को कहां पे डाल दिया? AS10, और AS10 को चेंज कर दिया, इसलिए वहां पे रिवाइज लिखा है, समझा? ये हुआ 2016 में, नया सिलेबस 2019 में आया है, फिर भी वही ओल्ड सिलेबस चल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिलीट करो, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है? मतलब जिसने भी सिलेबस नया बंदा मतलब क्या है पता है तुम लोगों को? वही बुक, खाली कलर चेंज होता है, खाली कलरफुल किया है। पहले वाले बुक्स कलरफुल नहीं थे, उसका पेज कवर कर दिया, बीच बीच में कलर डाल दिए, और हो गया तुम्हारा नया बुक। क्वेश्चन भी पुराने वाली ही है। अब मैंने सिखाया पुराने सिलेबस को, और तुम्हें भी सिखा रहा हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर शायद से फर्स्ट टाइम बुक आया था, तब मैंने सिखाया था, तो मुझे क्लिक है, या मे बी ये 3rd ईयर होगा, आई डोंट नो कौन सा ईयर है नया सिलेबस का। वही है, नाम भी नहीं चेंज किया उन्होंने कि नया नया बुक आ गया, तो इन द बुक्स ऑफ राम की जगह इन द बुक्स ऑफ सीता भी नहीं किया इन लोगों ने, खाली डेट चेंज करते हैं एवरी ईयर 1 अप्रैल 20 की जगह 1 अप्रैल 21 करेंगे, बाकी सेम रहेगा। वो भी सब जगह पे चेंज नहीं करते, क्वेश्चन में 2-2 ईयर दिखते हैं गलती से, तो बच्चे बोलते हैं सर 2 ईयर क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं किया, कॉपी पेस्ट करते टाइम कोई चीजें चेंज, डेट चेंज करनी होगी तो वो करना भूल गए, इसलिए। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने जो दी है, राइट, ये आज यहाँ पे तो करेक्ट नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये चीजें है। बट ये चीजें जहां जहां पे रिलेवेंट हम तब डिस्कस करेंगे। मतलब फर्स्ट चैप्टर में मेरे हिसाब से जो चीजें रिलेवेंट है फर्स्ट चैप्टर में, जो हमने डिस्कस भी करनी है, राइट, उसमें से मेरे हिसाब से जो है वो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये 5 मार्क के लिए पूछते हैं। बट ये चैप्टर हम जब डेबिट क्रेडिट सीखना स्टार्ट करेंगे ना, तब ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद था बेसिक, राइट, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, बट जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं एक्चुअल में। तो ये एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स का, वहां पे मैचिंग कंसेप्ट भी थी शायद से, अगर आपने, और एक्रूअल और मैचिंग कंसेप्ट थी, मैंने बोला था फाइनल अकाउंट्स में वो, तो तब ये आ जाएगा, ठीक है? ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मैंने इसलिए कैंसिल किया बिकॉज ये फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के रिलेटेड है, ठीक है? बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज मैंने इसको कट नहीं किया बिकॉज ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, राइट, और इस पे हमारा अकाउंट्स आगे चलेगा। यहां तक क्लियर है? अरे ये सुनो, नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है? मैडम लिख लेना, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तुम लोग बोल सकते हो आज से एक्चुअल में हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, राइट, तुम्हारे टर्म्स जो भी टर्म्स लेने आई विल टेक ऑन संडे, मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेके मैं वो कवर कर दूंगा, ठीक है? बट डोंट गेट लॉस्ट, चीजें अपने आप लाइन पे आ जाएगी, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस?
सबसे पहले होते हैं ट्रांजैक्शंस। एज ए बिजनेस वी एंटर इनटू मेनी ट्रांजैक्शंस। हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं एज ए बिजनेस। हम गुड्स परचेस करते हैं, हम सेल करते हैं। एग्जांपल प्रगति वाले, दे परचेज द बुक्स, दे सेल द बुक्स, प्रॉफिट कमाएंगे। उनके एम्प्लॉयज रहेंगे, उनको सैलरी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, उनका अगर प्रीमाइसेस रेंट पे तो रेंट पे करेंगे, बराबर या नहीं, राइट। उसके बाद एग्जांपल थोड़ा फॉर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं ये तो सामने सामने दिखता है उधर कि दे आर परचेसिंग बुक्स, दे आर सेलिंग द बुक्स, राइट। देन सैलरी पे करेंगे, जनरली एम्प्लॉइज रहेंगे, उनको सैलरी मंथली बेसिस पे सैलरी देंगे, कैश के थ्रू देंगे, चेक के थ्रू देंगे, पेमेंट तो करेंगे ना। रेंट पे कर रहे होंगे मंथली बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली बेसिस पे कर रहे होंगे, शायद से टेलीफोन रहेगा तो टेलीफोन बिल पे कर रहे होंगे। उधर कंप्यूटर वगैरह रहेगा, कंप्यूटर उन्होंने परचेस किया होगा बिलिंग के लिए वगैरह, बराबर ना। इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाई होगी, बाकी फर्नीचर वगैरह लिया होगा, शेल्फ वगैरह रहेंगे प्रॉपर, बराबर ना। तो दे एंटर इनटू मेनी ट्रांजैक्शन। ऐसे कोई भी बिजनेस ले लो, हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में क्या ट्रांजैक्शंस होंगे, जनरली पेशेंट्स वहां पे जाके एडमिट होते हैं तो पेशेंट से फीस लेते हैं वो, बराबर ना, ट्रीटमेंट के लिए फीस लेते हैं। जो डॉक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं तो उनको वो क्या देंगे, उनका भी कुछ फीस रहेगी, सैलरी वगैरह जो भी रहेगी वो पे करेंगे, रेंट पे करेंगे अगर वो प्रीमाइसेस रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स उन्होंने परचेस किए होंगे ऑपरेशन करने के लिए, एम्बुलेंस रहेगा, इक्विपमेंट्स रहेंगे। अब उन इक्विपमेंट्स का हमें पता भी नहीं होता है उनके नाम क्या होंगे, कितने सारे इक्विपमेंट्स रहेंगे, यू कैन इमेजिन। फर्नीचर रहेगा प्रॉपर, केबिन्स रहेंगे। तो दे राइट, ऐसे कोई भी बिजनेस ले लो, दे एंटर इनटू मेनी ट्रांजैक्शंस। वो क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एंटर करते हैं। बट ये ट्रांजैक्शंस इमेजिन करो, क्या तुम याद रख सकते हो क्या? एग्जाम्पल, तुम ट्रिप को गए, 10 दिन के ट्रिप के लिए गए, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें 10,000 रुपए दिए, और घर वाले क्या बोलते, आने के बाद हमें क्या बोलो, कहाँ पे कितना खर्चा हुआ हमें एक प्रॉपर बोल देना, और जो भी बचेगा हमें रिटर्न करना। अब 10 दिन के ट्रिप में आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करोगे, कभी आपने खाना खाया होगा, कहाँ पे चाय लिया होगा, कहाँ पे कुछ चीजें परचेस की होगी, किसी फ्रेंड्स को एडवांस थोड़ा पर पैसा दिया होगा, उसके पास नहीं रहेगा वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें की होगी। क्या हर चीज याद रहेगी? एक दिन कल का याद नहीं रहेगा, कल तुमने क्या क्या खर्चे किए, तो पूरे 10 दिन का कैसे याद रखोगे? और ऐसे एक बिजनेस इमेजिन करो, उनके तो कितने सारे ट्रांजैक्शंस रहेंगे, उन्होंने किन किन से कितने गुड्स परचेस किए होंगे, किन किन को सेल किए होंगे, किससे लोन लिया होगा, किसको लोन दिया होगा, कितने सारे ट्रांजैक्शंस रहेंगे। कैन यू इमेजिन? नो। अरे हम हमारा फोन नंबर याद नहीं रखते, हम आज के जमाने में खुद का फोन नंबर छोड़ के बाकी मुझे लगता है किसी का फोन नंबर याद रहेगा। अब तुम्हारे टाइम में भी तुम्हारे पेरेंट्स का फोन नंबर रहेगा, बिकॉज पहले तुम्हारे पास मोबाइल अलाउड नहीं था। बट एक बार तुम्हें मोबाइल मिलने के बाद वो भी तुम भूल जाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज सेव्ड। क्या तुम्हारे कॉन्टैक्ट, जो मोबाइल में कॉन्टैक्ट होता है वो सिस्टमेटिकली सेव्ड होते हैं क्या? ABCD वाइज होते हैं अपने आप, बराबर। अगर आपका किसी का नंबर ढूंढना है, इजी होगा ढूंढना, यस। क्या एक सिस्टमेटिकली सब कॉन्टैक्ट नंबर्स रिकॉर्ड किए, यस और नो? तुमने कभी फोन डायरेक्टरी देखी है क्या? कभी लाइफ में फोन डायरेक्टरी होती थी, पता है, उसमें सब फोन नंबर्स, लैंडलाइन की होती थी, BSNL वालों की। कभी देखी है? नहीं देखी, कभी नहीं देखी। ऐसे एक बड़ा घर में रखते थे जिनके पास लैंडलाइन रहेगा, उसमें महाराष्ट्र में जितने सारे फोन नंबर है सब रिकॉर्ड होंगे। BSNL कनेक्शन की बात करो, कौन सा, लैंडलाइन कनेक्शन ऑब्वियसली। उसमें क्या होता था, लाइक पूरे स्टेट, मतलब स्टेट की है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करते थे उस डायरेक्टरी को, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट में भी विलेज वाइज, विलेज में भी सरनेम वाइज। तो अगर मुझे एग्जांपल नगर में किसी विलेज में मुझे किसी बंदे का फोन नंबर ढूंढना है, तो मैं इतने पूरे डायरेक्टरी में मुझे ढूंढना बहुत इजी होता था। क्यों? बिकॉज मैं नगर वाला ओपन करूंगा, नगर में उस विलेज को ओपन करूंगा, उस विलेज में उसका सरनेम। या आपने रोबोट 1 मूवी देखी होगी, उसमें चिट्टी, क्या नाम है, चिट्टी ना, वो फोन नंबर बोलता है, देखा है? वो तो देखा होगा तुम लोगों ने। वो डायरेक्टरी पढ़ता है वो, बराबर ना। वो नाम बोलता है, 2 लोग नाम बोलते हैं, वो फोन नंबर बोलता है, और तीसरा बोलता है मैं फोन नंबर बोलता हूँ, तू नाम बोल। आपने देखा होगा।
वो जो पढ़ा होता है ना उसने डायरेक्टरी पढ़ी होती है जिसमें सब फोन नंबर्स क्या रहते हैं, कैच किए होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतने सारे कनेक्शंस में आपको बराबर कनेक्शन या बराबर बंदे का नंबर क्यों मिलता है? बिकॉज वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया है ना। अरे बहुत सिंपल चीज है, ध्यान देना। तुमने 10th में कितने सब्जेक्ट थे तुम्हें? सपोज मान के चलो 5 पेपर्स थे, ऐसे मान के चलो। क्या तुमने 5 पेपर के लिए एक नोटबुक की या 5 अलग नोटबुक की? ऐसे एक नोटबुक में भी लिख सकते थे ना? नहीं, नहीं लिख सकते थे क्या? एक ही नोटबुक में सपोज पहले लेक्चर मैथ्स का हुआ तो मैथ्स का लिख दिया, फिर सपोज तुम्हारा साइंस का हुआ तो साइंस का लिख दिया, फिर हिस्ट्री का हुआ फिर हिस्ट्री का लिख, ऐसे भी कर सकते थे ना, क्या प्रॉब्लम था? नहीं कर सकते थे क्या? मुझे बोलो। एक ही नोटबुक में, वो नोटबुक खत्म होने पर दूसरी नोटबुक, दूसरी खत्म होने के बाद तीसरी नोटबुक, ऐसे भी लिख सकते थे। फिर भी आपने अलग अलग नोटबुक क्यों की? कुछ तो लॉजिक रहेगा। बार बार ढूंढना पड़ेगा। सपोज तुम्हें मैथ्स के सम ढूंढने, इस इतने सारे चारों पांचों सब्जेक्ट एक ही इसमें, तो मैथ्स ढूंढना कितना मुश्किल है। तो तुमने क्या किया, मैथ्स के लिए अलग नोटबुक, फिर साइंस के लिए अलग नोटबुक, हिस्ट्री के लिए अलग नोटबुक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैथ्स में भी आपने डिवाइड किया, मैथ्स अलजेब्रा अलग एंड ज्योमेट्री अलग। क्यों? बिकॉज एक अगर तुम सिस्टमेटिकली लिखोगे तो तुम्हें बाद में रिवाइज करने के लिए इजी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या तुम तुम्हारे नोटबुक सिस्टमेटिकली रखते थे? यस। क्योंकि उससे बाद में तुम्हारा टेंशन कम हो जाए, तुम्हारे राइट वर्कलोड कम हो जाए, इसलिए तुम उसको क्या करते थे, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते थे। एक ऑप्शन है सब एक नोटबुक में रखो, या दूसरा ऑप्शन है उसको सिस्टमेटिकली अलग अलग नोटबुक में रखो। सिस्टमेटिकली रखोगे तो वो राइट बाद में रिवाइज करने में इजी होगा। उसमें भी तुम कैसे करते थे? सपोज मैथ्स की नोटबुक में कभी भी कोई भी पेज पे कुछ लिखते थे या डेट लिखते थे, याद है? पहले पेज नंबर लिखते थे तुम, 1 to 150 180 जो भी रहेगा, एंड फिर डेट लिखते थे डेली बेसिस पे। उससे तुम्हें और क्या इजी होता था, तुम्हारे पास पेज नंबर है, तुम्हारे पास डेट भी है, तो तुम्हें क्लिक होता था किस डेट पे क्या हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम एक इमेजिन करो वो कितना सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होता था। इससे होता क्या था कि जब भी तुम्हें कोई चीज रिवाइज करनी ना, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप उस चीज को ढूंढ के आप देख सकते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें एग्जाम में कॉपी करनी मान के चलो, और तुम वो नोटबुक लेके जिसमें सब कुछ है, तो कॉपी करना वहां से इजी होगा, या जिसमें एकदम सिस्टमेटिक लिखा है वो कॉपी करना इजी होगा? तो अगर कॉपी भी करनी तो भी सिस्टमेटिकली फायदा होगा। समझा नहीं समझा? तो अगर तुम वही चीजें सिस्टमेटिकली लिखोगे, सिस्टमेटिकली मेंटेन करोगे, उसके फायदे बहुत सारे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूं। अब इमेजिन करो रिलायंस के कितने सारे डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होंगे, आप इमेजिन भी कर सकते हो। रिलायंस के कितने सारे, चलो आईसीआईसीआई बैंक कितने सारे कस्टमर्स होंगे, अकाउंट होल्डर्स रहेंगे, इमेजिन करो। हर कोई ना कोई पैसे डाल रहा है, कोई ना कोई पैसे निकाल रहा है, कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे, कितने ट्रांजैक्शन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक वाले ट्रांजैक्शन ठीक से रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कितना लाइक बवाल मच जाएगा। मैंने पैसे निकाले, तेरे अकाउंट से माइनस हो रहे हैं, तू चिल्लाएगा, मैं ऑब्वियसली मैं भी बोलूंगा गए किधर है, मैंने तो पैसे निकाले हैं, बट बराबर मेरे अकाउंट से माइनस होते। ऐसे कैसे होता होगा? आपने कभी सोचा है? इतना इतना मतलब क्या लेवल पे वो रिकॉर्डिंग होती होगी, क्या लेवल पे रिपोर्टिंग होती होगी। और आपको बैलेंस चाहिए, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बैलेंस मिलता है, अपडेटेड चीजें होती है। कैसे? आप बैकग्राउंड पे सोचो ना, तुम्हें फेस दिख रहा है क्या, मेरा बैलेंस 1 लाख है मान के चलो, बट वो 1 लाख निकालने के लिए बैक एंड पे क्या प्रोसेसिंग होगी, ये कभी इमेजिन किया है क्या? कभी नहीं। किस लेवल पे अकाउंटिंग होती होगी कि तुम्हें बराबर तुम्हारा ही अकाउंट का बैलेंस है, किसी और का क्यों नहीं दिखता तुम्हें, तुम्हारा ही मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें ये पीछे का, हमें फ्रंट तो सीखना है, जो फ्रंट है ना वो फाइनल अकाउंट्स है, जो तुम्हें दिखेगा वो फाइनल अकाउंट्स है, बट वो फाइनल अकाउंट्स करने के लिए जो पीछे तुमने जो एफर्ट डाले ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। फाइनल अकाउंट समरी है। फाइनल अकाउंट क्या है? समरी। लाइक तुम्हारी पेज, तुम्हारा टेक्स्ट बुक है उसमें इंडेक्स है ना, वो इंडेक्स फाइनल अकाउंट्स है। एंड फिर जो वो इंडेक्स बनाने के लिए पूरा अंदर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। सो फाइनल अकाउंट देख के तुम अंदर जा, इंडेक्स देख के तुम अंदर जा सकते हो, वैसे फाइनल अकाउंट से तुम अंदर जा सकते हो, या अंदर से तुम बाहर भी आ सकते हो, दोनों तरीके से।
मुझे खाली इतना ही बोलना है, अगर तुम तुम्हारे एक दिन के ट्रांजैक्शंस रिमेंबर नहीं कर सकते, चलो नहीं सर मुझे याद रहता है, बट मैंने एक साल के बाद पूछा कि आज तारीख है राइट 1 सितंबर, मैं पूछता हूँ 1 सितंबर 2021 को तुमने कौन से ट्रांजैक्शन किए थे, कैन यू रिमेंबर, कैन यू रिकलेक्ट? तुमने ऑटो से ट्रेवल किया था, तुम्हें याद नहीं कितना पेमेंट किया था, अरे कुछ भी याद नहीं रहेगा। हमें कल का याद नहीं रहता तो एक साल के पहले का क्या बात करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब हम ट्रांजैक्शंस याद नहीं रख सकते, तो हमें कहाँ पे तो उनको क्या करना होगा, लिख के रखना पड़ेगा। तुमने ये भी देखा होगा तुम्हारे मम्मी पापा जनरली एक डायरी में बहुत सारी चीजें लिख के रखते हैं, ये देखा है। और जनरली वो डायरी लक्ष्मी पूजन के दिन पे बाहर निकाल के वो उसका पूजन होता है, देखा होगा कभी। या जनरली लक्ष्मी पूजन के दिन वो नई डायरी लेके आते हैं और नई डायरी से स्टार्ट करते हैं, कभी ये देखा है तुम लोगों ने? आई डोंट नो कितना ऑब्जर्वेशन है तुम लोगों का। मतलब लक्ष्मी पूजन के दिन वो नई डायरी निकालते हैं, मतलब दे आर ओपनिंग ए न्यू बुक्स। अब वो क्या कर रहे हैं, नए बुक्स बना रहे हैं, बहुत सिंपल चीज है। तुम्हारे मे भी वो साइंटिफिकली नहीं लिख रहे, जैसे एज ए अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है ना, वैसे वो नहीं लिख रहे होंगे, बट वो क्या करते हैं राइट, उनके हिसाब से लिख के रखते हैं। तो उनको पता होता है कि दूध, अरे बहुत, और एक एग्जांपल, तुम्हारी मम्मी दूध का ट्रैकिंग कैसे रखती है? वो जनरली कैलेंडर पे लिख के रखती है कि सपोज आज ज्यादा दूध बोला तो उधर लिख के रखेगी 2 लीटर्स, वो उनको ही समझ में आता है। जिस दिन दूध नहीं उधर कैलेंडर पे लिख के रखेंगे आज दूध नहीं है, कहते लिख के रखेंगे, उनका दिमाग रहेगा। वहां से उनको पता चलता है कि हमने इस मंथ में कितना लीटर दूध परचेस किया, मल्टीप्लाई बाय रेट इज द बिल, एंड शी क्रॉस टैलीज विद द बिल गिवन बाय द सेलर। क्या वो उनके एंगल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? यस। अरे हर चीज रिकॉर्डिंग होती है, चाहे तुम नहीं कर रहे होंगे बट रिकॉर्डिंग करते हैं। सो मैंने एग्जांपल दिया था, तुम 10 दिन के छुट्टी पे गए हो, तुम्हारे घर वालों ने 10,000 रुपए दिए, और वो बोलते कि जब तुम छुट्टी से आओगे तो तुम्हें मुझे पूरा का पूरा क्या देना है, राइट, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग देनी है। तो आप डेली बेसिस पे सपोज आज क्या क्या खर्चे हुए आप लिख के रखोगे, फिर नेक्स्ट डे कितना हुआ, एक पूरा सिस्टमेटिक लिख के रखोगे। तो तुम देखोगे कि इतना सपोज तुम्हारा 8,000 का खर्चा हुआ, तो तुम्हारे खर्चे की टोटल, आउटफ्लो की टोटल कितनी आएगी 10,000, इनफ्लो कितना था 10,000, तो एंड में कितना दिखेगा 2,000। और क्या तुम्हारे पास फिजिकली भी 2,000 होनी चाहिए? खाली पेज पे 2,000 होने से फायदा है, या वो एक्चुअली तुम्हारे जेब में भी 2,000 होने चाहिए? 2,000 होने चाहिए, एंड आप आपके मम्मी पापा को वो चिट्ठी प्लस 2,000 रुपए दोगे। क्या इससे, राइट, इससे ऐसे करने से तुम्हारा भी टेंशन खत्म हो गया, तुम्हें भी ट्रैक रहा कि तुमने कितने पैसे लिए थे और कितने पैसे तुमने पेड किए। क्या उसके साथ तुम्हारे पास जो जो बिल्स मिलेंगे वो बिल्स भी तुम संभाल के रखोगे? सपोज तुमने कोई चीज ली, वहां पे 100 रुपीज खर्चे, उसने बिल दिया, आप वो बिल भी संभाल के रखोगे, बिकॉज तुमने जो 100 रुपीज दिए उसका प्रूफ है वो बिल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एट द एंड ऑफ द 10 डे तुम्हारे लिए भी फायदा होगा, और जो सुपरवाइज करने वाला है उसके लिए भी फायदा है उसका, तुमने जो रिकॉर्ड किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही इंपॉर्टेंट है, जो तुम कर रहे हो ना वो तुम अकाउंटिंग ही कर रहे हो, हाँ, बट वो सिस्टमेटिक नहीं, वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि उसमें डेबिट क्रेडिट पूरे फॉर्मेट्स वगैरह वैसे नहीं, बट आप लिख के रख रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लिख के रख रहे हो, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अकाउंटिंग मैटर करती है। लाइक एग्जांपल, अभी मेरी रिसेंटली शादी हुई, तो जब से मतलब सिंस एंगेजमेंट जो जो खर्चे हुए ना सब मैंने लिख के रखा है, मेरे पास मेरा सब चीज है कि मैंने घेने कितने के लिए, राइट, यहां से पुणे से वहां का ट्रैवलिंग मेरा कितना खर्चा हुआ, पेट्रोल कितने का लगा, एवरीथिंग इज विथ मी, एवरीथिंग इज विथ मी। 10 साल के बाद भी कोई मुझे पूछेगा, मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूँ कि इस तारीख पे मुझे यहाँ से वहां पे जाने के लिए कितना कितना खर्चा हुआ, मैंने ड्रेस कितने का लिया, साड़ी कितने के ली, मेरे शूज कितने के थे, एवरीथिंग इज विथ मी, एवरीथिंग एंड अलॉन्ग विद द प्रूफ, क्योंकि मेरे पास सब बिल्स भी है। हाँ, कहाँ पे बिल्स नहीं मिलते, बट मेजोरिटी चीजों में तुम्हें बिल्स मिलते हैं। अगर तुम एग्जांपल 10,000 का ड्रेस लोगे तो उसका तो बिल मिलेगा मैडम, आप एटलीस्ट लिख के तो लोगे उससे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं वही बोल रहा हूं, अगर कोई मुझे पूछेगा, मैंने पूरा रिकॉर्ड करके रखा है, मेरे पास हर चीज है, इट इज ए, उससे मुझे पता चल, मुझे भी क्लिक होना चाहिए ना, यार कितना खर्चा हो रहा है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे करते बहुत खर्चा होगा, बाद में क्लिक होगा अरे बहुत खर्चा होगा, इतना नहीं करना चाहिए था।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खुद के कंट्रोल के लिए भी लिखना चाहिए ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही तो हम सीखते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग खाली लिखने का काम नहीं मैडम, उसको पढ़ के बाद में एनालिसिस भी करना है। तो जब मैं जाके देखता हूं कि कितना खर्चा हुआ, तो मैं एक डिसीजन ले सकता हूँ यार ज्यादा खर्चा हुआ या कब हुआ, या जितना मैंने टारगेट रखा था उतना ही हुआ। आर यू गेटिंग माय? मैं मेरे एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकता हूँ ना। तो रिकॉर्डिंग हर जगह पे मैडम, हर जगह पे रिकॉर्डिंग है। तुम्हारा रिजल्ट लगता है, 10th तक रिजल्ट लगता था, उसमें यूनिट टेस्ट के मार्क्स, टर्म्स के मार्क्स, राइट, फाइनल एग्जाम के मार्क्स सब आते थे। क्या स्कूल वालों ने हर चीज रिकॉर्ड करके रखी है, इसलिए वो फाइनल रिजल्ट बराबर लगा पा रहे हैं? तो मैं वही बोल रहा हूँ, स्कूल वाले भी कहां पे ना कहां पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अरे हाँ, वो मार्क्स की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हम मार्क्स की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे? ट्रांजैक्शंस की। दैट्स इट। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पे रिकॉर्डिंग होती है। एग्जाम्पल, राइट, सपोज मैंने फोटोग्राफर लगाया था शादी के लिए, तो हमारा सपोज डिसाइड हुआ था 100 रुपए का। तो वो बोला कि मुझे पहले 20 रुपीज एडवांस देना, मैंने 20 रुपीज एडवांस दिए। मैंने लिख के रखा है तो मुझे पता है मैंने 20 रुपीज दिए और 80 रुपीज देने बाकी है। अगर मैंने लिख के नहीं रखा तो बाद में वो कुछ अलग भी बोल सकता है, बाद में झगड़े भी हो सकते हैं। नहीं नहीं मैंने दिया था, वो बोलेगा नहीं दिया था, ऐसे भी हो सकता है। मैंने लिख के रखा है, राइट, और मोर ओवर, राइट, मैंने वो ट्रैक भी रखा है, तो मुझे पता है अब कितना देना बाकी है, क्या है। तो ट्रांजैक्शंस लिख के रखोगे ना, इसलिए बोलते लोग चीजें लिख के रखते जाओ। उससे होता क्या है, दैट बिकम्स एन एविडेंस। एंड अगर कोई भी फ्यूचर में डिस्प्यूट भी होता है, इट विल बी यूज्ड एज एविडेंस। उसको हम एविडेंस बोल के क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें, एंड आपने ये भी देखा होगा कि जहां पे पैसों का मामला आता है वहां पे लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। देखो दो भाई है, उनमें झगड़े किसकी वजह से जनरली होते हैं आगे जाके? प्रॉपर्टी, पैसा ही। तो मनी इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग, कैश इज वेरी सेंसिटिव थिंग। अगर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, देन, राइट, देयर आर चांसेस कि आप लॉस में जाओगे, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, या आपको समझेगा ही नहीं कि किसी ने आपको फंसाया। अनेक होते फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एक चीज होती है, जब तुमने खर्चे किए तो तुम्हें पता चलेगा कुछ तो गलत हो रहा है, कि ज्यादा खर्चे हुए, यार यहाँ पे इतना पेमेंट नहीं करना चाहिए था, मैं कुछ और भी कर सकता था, इस पैसे को मैं ऐसे भी यूज कर सकता था। वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब एक बार जब तुम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें समझेगा, तुम अकॉर्डिंगली तुम्हारा फाइनेंस को मैनेज भी करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक एग्जांपल, तुम्हें घर लेना है, तो यू नीड लाइक 20 लाख रुपीज इन हैंड। डाउन पेमेंट के लिए कितना चाहिए? 20 लाख। तो अब 20 लाख अगर तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें जब रिकॉर्डिंग करोगे तो तुम्हें समझेगा ना तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, और उतने 20 लाख जमाने के लिए यू विल प्लान अकॉर्डिंगली। आने वाले 2-3 साल में यू विल वर्क एंड यू विल ट्राई टू सेव। तो तुम्हारे पास वो रिकॉर्ड भी रहेगा, सो दैट यू विल सेव 20 लाख। मतलब रिकॉर्डिंग खाली पास्ट के लिए नहीं की जा रही है, फ्यूचर के प्लानिंग के लिए भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। रिकॉर्डिंग करने से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेने हैं। सो अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वही प्रोसेस हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन। हम किसकी अकाउंटिंग करने वाले? ट्रांजैक्शंस की। हम किसकी रिकॉर्डिंग करने वाले? ट्रांजैक्शंस की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड, तुम रिकॉर्डिंग करते हो, मैं इसको फर्स्ट टाइम इधर दिखा था, राइट, मैंने इसको फर्स्ट टाइम इस दिन मैसेज किया, मैंने इसको प्रपोज इस दिन किया, उसने अभी तक हाँ नहीं बोला, ठीक है, अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूं। तुम्हारी रिकॉर्डिंग वो होती है। हम उस रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहे, हम किसकी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं? जो बिजनेस क्या करता है? ट्रांजैक्शंस करता है, उसकी रिकॉर्डिंग की हम क्या कर रहे हैं? बात। सो ये आ गया तुम्हारा ट्रांजैक्शंस। लिख लेना, ट्रांजैक्शंस, दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। जो बुक होता है जिसमें तुम रिकॉर्ड करते हो उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें पता नहीं, नोटबुक का दूसरा नाम जर्नल भी होता है। जर्नल सबमिट करो, सुना है कभी? था कभी जर्नल सबमिट करो? टीचर ऐसे बोलते थे। जर्नल मतलब जिसमें तुम लिखते हो उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। मतलब रजिस्टर। जर्नल मतलब क्या? रजिस्टर। तो जर्नल इज अ क्वाइट कॉमन नेम। ऐसे नहीं है कि जर्नल, सब तुम्हें प्रोजेक्ट सबमिट करने के क्या बोलते थे? जर्नल सबमिट करो बोलते थे, याद है ना? जर्नल नोटबुक होती है। तो तुम एक रजिस्टर में उन ट्रांजैक्शंस को क्या करोगे?
रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। फिर जर्नल से तुम उसको और दूसरे बुक में लेके जाओगे जिसका नाम रहेगा लेजर। एक दूसरे बुक में लेके जाओगे जिसका नाम रहेगा लेजर। लेजर से यू विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। एंड ट्रायल बैलेंस से यू विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। और यही तुम्हारा सिलेबस है, यही तुम्हारा सिलेबस है। दिस इज योर अकाउंटिंग प्रोसेस। Transactions are dealings between the two persons which involves exchange of goods and services for money or money's worth. मैंने बुक्स परचेस किए इज अ ट्रांजैक्शन, मैंने बुक सेल किए इज अ ट्रांजैक्शन, मैंने कार परचेस की इज अ ट्रांजैक्शन, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है? सो जो ट्रांजैक्शन है आप उनको रिकॉर्ड करते हो, उस बुक को बोलते हैं जर्नल। फिर जर्नल से हम उसको और आगे लेके जाते हैं, उस बुक का नाम है लेजर। लेजर से हम एक समरी बनाते हैं, उस समरी का नाम है ट्रायल बैलेंस। एंड फिर ट्रायल बैलेंस से हम करते हैं फाइनल अकाउंट्स। और अगर आप इंडेक्स देखोगे ना, इंडेक्स यही है। आ जाओ इंडेक्स पे, चलो टेक्स्ट बुक के सिलेबस समझेगा क्या है सिलेबस। क्या चैप्टर नंबर 3 इज अ जर्नल। चैप्टर नंबर 3 इज अ जर्नल। फिर क्या है? लेजर। सब्सिडरी बुक्स इज नथिंग बट जर्नल। सब्सिडरी बुक्स इज अ जर्नल्स ओनली, ठीक है। मतलब वो अलग चैप्टर नहीं, वो जर्नल का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा फाइनल अकाउंट दिख रहा है, फाइनल अकाउंट दिख रहा है। मतलब ये एक है, ये दूसरा है, एंड तीसरा दिख रहा है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में ही ट्रायल बैलेंस आता है। फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है? ट्रायल बैलेंस। वो अलग चैप्टर नहीं है, फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है ट्रायल बैलेंस। तो यही है, ट्रांजैक्शंस पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, वहां से हम लेजर में पोस्ट करेंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस करके क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट्स। एक्चुअली एक चेन है। अब आप बीच में बोलोगे सर देयर इज अ बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देयर इज अ डेप्रिसिएशन, देयर आर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर्स, राइट, ये एक्सरसाइजेस है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हमें कोई कंट्रोल रखने होते हैं। अकाउंटिंग करते टाइम कंट्रोल रखने, वो चैप्टर्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तुम्हारे बैंक अकाउंट पे कंट्रोल के लिए कि तुमने बैंक में कितने पैसे डाले, कितने निकाले, उसके रिलेटेड है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो तुम अकाउंटिंग करते टाइम कुछ गलतियां हो सकती है, तो उस गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करना है। तुमने अकाउंटिंग करते टाइम कुछ गलती कर दी, एग्जांपल गाड़ी में पेट्रोल डालना था, तुमने डीजल डाल दिया, हो गई गलती, हो सकती है ऐसे। अब क्या वैसे ही चलाओगे क्या? गाड़ी जाएगी क्या मैडम आगे गाड़ी? तो तुम क्या करोगे फिर? हाँ मैडम लास्ट बेंच, अगर पेट्रोल की जगह तुमने डीजल डाल दिया तो क्या करेगी? अरे बोलना, यू डोंट नो, ओके। मैडम कोई बोलेगा मैडम पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया तो क्या करेगी? हाँ बोल बोल, हाँ बोल। हाँ बस, टैंक खाली करके काम हो गया, फिर पेट्रोल फिल करेंगे। मतलब जो तुमने पहले डीजल डाला है, वो डीजल को तुम निकालोगे और फिर पेट्रोल डालोगे ना। मतलब जो गलत हुआ है उसको तुमने क्या किया? कैंसल। एंड फिर तुमने क्या किया? करेक्ट। यही तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। जब तुम अकाउंटिंग करते हो, रिकॉर्डिंग कर, अकाउंटिंग मतलब क्या? रिकॉर्डिंग। जब तुम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तब कुछ गलतियां भी हो सकती है, वेर ह्यूमन। उन एरर्स को हम कैंसल करेंगे और फिर जो करेक्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे। समझा? एग्जाम्पल, तुम्हें राम के अकाउंट में रिकॉर्ड करना था और तुमने गलती से सीता के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, हो सकता है राम की जगह तुमने किसको कर दिया? सीता। तो तुम राम के अकाउंट से कैंसिल करोगे और फिर क्या करोगे? सीता के अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। इसको ही बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। जब तुम रिकॉर्डिंग करोगे तो गलती हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे ही कुछ, राइट, वो मतलब ये अलग, ये जो दिख रहा है आपको बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये एक्सरसाइजेस है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं
कंट्रोल रखने के लिए ये चीज है। डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है कभी? डेप्रिसिएशन, हैव यू एवर हर्ड द वर्ड डेप्रिसिएशन? कभी न्यूज़पेपर्स या कभी इकोनॉमिक्स में, कभी स्कूल्स में वगैरह डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है? यस मैम, क्या होता है डेप्रिसिएशन? जो तुझे पता है वो बोल, उसमें कुछ नहीं, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। परफेक्ट। तुम जब चीज, एग्जांपल तुमने मोबाइल परचेस किया फॉर 40,000, मैडम एक साल के बाद क्या उसकी वैल्यू 40,000 होगी, 40,000 से ज्यादा होगी, या 40,000 से कम होगी? सपोज उसकी वैल्यू 30,000 हो गई, मतलब वो 10,000 से क्या हो गया? डिप्रिसिएट हो गया, क्योंकि तुमने उसको यूज किया है, वो क्या हो चुका है? सेकंड हैंड हो चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक होता है एप्रिसिएशन, दूसरा होता है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आर अप। एप्रिसिएट होना मतलब क्या? वैल्यू इंक्रीज होना। मुझे बोलो लैंड एप्रिसिएट होती है, डेप्रिसिएट होती है? लैंड, लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है। ऑन द कॉन्ट्री तुम्हारी व्हीकल, व्हीकल है मैडम तुम्हारे पास, एक्टिवा है, क्या एप्रिसिएट हो गया, डेप्रिसिएट हो गई? बराबर। तुम्हारे पास मोबाइल है, क्या होगा? लैपटॉप है, क्या होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट अनु? तो कोई असेट्स, कोई प्रॉपर्टीज एप्रिसिएट होते हैं, कोई प्रॉपर्टीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हाउ टू रिकॉर्ड दैट डिक्रीज? वो जो डिक्रीज हो रहा है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी? दैट इज विच चैप्टर? डेप्रिसिएशन चैप्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन आर स्टैंड अलोन चैप्टर्स। उसका प्रोसेस से कोई लेना नहीं है, ठीक है? फिर आएगा तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें ये हमारा लास्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग का, एंड इसमें हम प्रॉफिट लॉस ढूंढते हैं पूरे साल में। तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी कौन सा अकाउंटिंग ईयर चालू है? अभी कौन सा अकाउंटिंग ईयर चालू है? 2022 टू 2023। 22-23 अकाउंटिंग ईयर चालू है, बराबर। जो ईयर चल रहा है वो कौन सा है? 22 टू 20। कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 22। एंड कब होगा? 31 मार्च 23। सो जब 31 मार्च 23 आएगा तो उस दिन पे हम प्रॉफिट लॉस ढूंढेंगे पूरे साल का। वो प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढना है वो किस चैप्टर में सीखोगे? फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, ठीक है? फाइनल अकाउंट्स चैप्टर है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक अलग चैप्टर है, पूरा अलग ही चैप्टर है। इसका रिलेवेंस एक्चुअली हमारे पूरे सिलेबस से नहीं है, बट हम जो सीखने वाले, हम डबल एंट्री सीखने वाले। और एक मतलब एक होती है डबल एंट्री, एक होती है सिंगल एंट्री। जो हम सीखने वाले पूरे साल वो सीखने वाले डबल एंट्री। सिंगल एंट्री भी होती है, वो कैसी होती है? वो चैप्टर है। नो वन फॉलो सिंगल एंट्री ऑनेस्टली, बट एक पहले के जमाने में या आज छोटे मोटे ट्रेडर्स वो सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं, तो उसके लिए वो चैप्टर है, ठीक है? बट आजकल लोग सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करके नॉर्मल कर देते हैं। वो एक चैप्टर है, वो पूरा अलग चैप्टर है। पहले 12th में था, रिसेंट सिलेबस में 12th से निकाल के वो 11th में डाल दिया है, ठीक है? सो इसमें भी हमें प्रॉफिट ही ढूंढना है, कुछ अलग नहीं करना है। वहां पे भी हमें क्या ढूंढना है? प्रॉफिट या लॉस। तो ये तुम्हारा ओवरऑल सिलेबस है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आर द बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स। ये दोनों चैप्टर बेसिक चैप्टर्स है which will help you to understand chapter 3 and onwards. बट चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन है ना, इसका प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारी चीजें इस चैप्टर की रिलेटेड है, फाइनल अकाउंट्स की। जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत सारी चीजें फाइनल अकाउंट्स की। ऑनेस्टली मैं बोलता हूं, ऑनेस्टली, एक मिनट मुझे बोलो, तुम्हें एक जगह पे जाना है, कोई भी एक जगह पे जाना है मैडम, तुम्हें ट्रैवल करना है, सबसे पहले तू क्या सोचेगी? मैंने बोला तुझे एक जगह पे जाना है, तू क्या बोलेगी? सर कौन सी जगह ना, या तू किधर भी जाएगी? सपोज एग्जांपल तुझे आयंदी जाना है, तो तू, जब तुझे डेस्टिनेशन पता है, अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड आउट द रूट। गूगल मैप पहले क्या पूछता है? डेस्टिनेशन पूछता है ना, और फिर वो बराबर तुम्हारा जो करंट लोकेशन है वो अपने आप आ जाएगा, जीपीएस चालू रहेगा। मैडम अगर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तो क्या तुम बाकी चीजें अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हो? यस और नो? क्या बोल रहा हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम अगर तुम्हें तुम्हारा टारगेट पता है, क्या अकॉर्डिंगली इनपुट कर सकते हो? इफ यू नो योर आउटपुट कि तुम्हें ये आउटपुट चाहिए, तो क्या उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो तुम बराबर कर लोगे? एक्चुअल में
अगर तुम्हें आउटपुट पता है तो इनपुट क्या होना चाहिए वो डिसाइड होगा। अगर तुम्हें शुगर बनानी है, तुम क्या राइस लोगे? तुम क्या लोगे? शुगर केन। सो अगर तुम्हें आउटपुट पता है, क्या फिर तुम अकॉर्डिंगली इनपुट मैनेज करोगे? फिर उस शुगर केन की भी एक प्रोसेस रहेगी शुगर बनाने के लिए, वो फॉलो करोगे, कोई दूसरी फॉलो करोगे? तो जब तुम्हें आउटपुट पता है, क्या फिर तुमने इनपुट कर दिया? तो अकाउंटिंग में भी ऐसे होना चाहिए। इफ यू नो योर आउटपुट, इफ यू नो योर आउटपुट, तो तुम इनपुट बना सकते हो। बट द प्रॉब्लम यहाँ पे, आउटपुट इज द लास्ट चैप्टर एंड इनपुट इज द फर्स्ट चैप्टर। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ना, जर्नल है, फिर लेजर है और फाइनल अकाउंट्स, इनमें प्रॉब्लम ये आता है, ऑलमोस्ट आने वाले 2 मंथ्स तुम अकाउंटिंग कर रहे होंगे, बट तुम्हें यही नहीं समझेगा हम ये क्यों कर रहे हैं। तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें आउटपुट ही नहीं पता। तुम्हें आउटपुट ही नहीं पता। अगर वही उल्टा होता, अगर आउटपुट पता है, क्या तुम फिर इनपुट डिसाइड कर सकते हो? यस, रियलिटी में यू शुड नो द आउटपुट फर्स्ट एंड देन यू विल प्रिपेयर द इनपुट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सिलेबस पहले इनपुट के बारे में बात कर रहा है और एंड में तुम्हें क्या मिलेगा? आउटपुट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें चाहिए क्या होता है। लिख लेना, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। लिख लेना आउटपुट। थोड़ा मैं समझाने का ट्राई करूंगा। तो तुम्हें थोड़ा समझेगा कि हम क्या करने वाले। आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हम अकाउंटिंग करने वाले, राइट, उसका आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज फाइनल अकाउंट्स। हमारा आउटपुट क्या है? फाइनल अकाउंट। बट नो वन कॉल देम एज फाइनल अकाउंट्स। हम बोलते हैं 11th 12th में फाइनल अकाउंट्स, बट कॉमनली दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? एफएस, फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा जो वर्ड मिलेगा, न्यूज़पेपर मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, या पुणे टाइम्स नहीं, पीटी वगैरह नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक टाइम्स, राइट, ऐसे बिजनेस स्टैंडर्ड, ऐसे न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो तुम बोलोगे सर, राइट, सका में कुछ भी नहीं है, लोग सत्ता में कुछ भी नहीं, उनमें मिलेगा भी नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस न्यूज़पेपर्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस बोल के भी चैप्टर, इंडियन एक्सप्रेस वालों का ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस बोल के न्यूज़पेपर है। अगर कभी आप गलती से वो पढ़ोगे, ठीक है, तो उनमें जनरली यू विल फाइंड द वर्ड फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें करना क्या है? हमें क्या करना है? हमें करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स, इसमें दो चीजें होती है। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एंड दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। देखो मैं जो सिखा रहा हूं ना, मैं थोड़ा उल्टा सिखा रहा हूं। अब तुम्हें बाकी दोस्तों के पूछोगे तो वो बोलेंगे ऐसे कुछ नहीं होता है, बिकॉज ये लास्ट चैप्टर है। बट मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं समझने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट हमें बनाने हैं। कौन कौन से? इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, मैं इसको आपके रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकता हूं। मैडम तुमने 10 दिया, तुझे कैसे पता चला तू पास है या फेल है? रिजल्ट देख के पता चला ना। तुमने पूरे साल जो सीखा, तुमने जो एफर्ट डाले, उसका एंड में रिजल्ट आने पे पता चला ना कि तुम पास हो या फेल हो। समझा नहीं समझा? पास होगा तो आगे जाना है, फेल है तो फिर से रिपीट करना है। और दूसरा होता है, मुझे बोलो तो व्हाट इज ए
राइट? इनकम स्टेटमेंट गिव्स रिजल्ट्स, लिख लेना, इनकम स्टेटमेंट गिव्स रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। मतलब इनकम स्टेटमेंट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। तुमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट फॉर द ईयर और लॉस फॉर द ईयर, या आप लॉस में हो उस साल में। सो ईयर खत्म होने पे तुम्हें पता तो चाहिए ना कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस। तुमने 10 साल बिजनेस किया और 10 साल के बाद पता चला तुम लॉस में हो, उससे बेटर फर्स्ट ईयर में पता चलना बेटर है ना। तुमने एग्जाम्पल, तुमने 10 तक सीखा और 10 के एंड में एग्जाम हो गई, तब तक कोई एग्जाम नहीं मैडम, फर्स्ट सेकंड ऐसे तुम डायरेक्टली 10 के बाद एग्जाम हो गई और तब पता चला फेल हो गया, फिर से तुम्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालना अच्छा है या एवरी ईयर एग्जाम होना बेटर है? एवरी ईयर एग्जाम होने से तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, तुम परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसलिए जो तुम्हारा एकेडमिक लाइफ है वो एक एक साल में डिवाइड होती है, वैसे हमारी बिजनेस की भी लाइफ होगी। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, बिजनेस चलता ही रहेगा। तो जो लाइफ है उस लाइफ को हम क्या करते हैं, एक एक साल में क्या करते हैं, डिवाइड। तो एवरी ईयर के एंड में हम क्या देखते हैं, हमारा बिजनेस पास है या फेल है, मतलब प्रॉफिट में या लॉस में। समझा? जैसे तुम्हारा एकेडमिक लाइफ इज डिवाइडेड इनटू वन ईयर, हम बोलते फर्स्ट एकेडमिक ईयर, सेकंड एकेडमिक ईयर, थर्ड, वैसे हमारे बिजनेस के लाइफ को हम फाइनेंशियल ईयर्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एकेडमिक ईयर नहीं रहता, यहाँ पे कौन सा ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। एफ वाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाइनेंशियल ईयर, एफ वाई। अभी चल रहा है 22-23, जो कंप्लीट हुआ वो एफ वाई कौन सा था, 21-22। जो आएगा वो एफ वाई कौन सा रहेगा, 23-24, उसको नेक्स्ट ईयर भी बोलते हैं लोग, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एंड प्रीवियस ईयर और प्रीसीडिंग ईयर। पीवाई, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, सी वाई मतलब करंट ईयर, एन वाई मतलब नेक्स्ट ईयर। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना। तो एवरी ईयर, हर ईयर के एंड में, राइट, यू विल फाइंड आउट क्या उस ईयर में तुम प्रॉफिट में थे या लॉस में। उसका प्रॉफिट में तो तुम डिसाइड करोगे, अगर तुम पास हो गए, फिर भी तुम्हारा रिजल्ट आ गया, पास हो गए, तुम उसमें थोड़ा एनालिसिस करते हो नहीं करते हो, यार मुझे 80% चाहिए थे, मुझे 75 आ गए, मतलब मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर में यू विल टेक द केयर। सो रिजल्ट पास होने पे सब कुछ खत्म हो गया, तुम उस पर भी प्लान करते हो। डू यू यूज दैट फॉर द प्लानिंग पर्पज, फॉर एनालिसिस पर्पज, फॉर सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए आप यूज करते हो नहीं करते हो? यस। तो भले आप प्रॉफिट में हो तो तुम यू विल डिसाइड कि मेरा टारगेटेड प्रॉफिट कितना था और मैंने कितना कमाया, क्या मैंने मेरा टारगेट मीट किया है नहीं किया है, और मैं क्या बेटर कर सकता हूं, और प्रॉफिट कितना रख। अगर आपने प्रॉफिट हिट किया है, टारगेट हिट किया है, तो आप टारगेट उतना ही रखोगे और बढ़ाओगे, बढ़ाओगे। या आपने टारगेट हिट नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर आपका क्या टारगेट रहेगा कि मुझे इस टारगेट को हिट करना है। तो प्रॉफिट है तो भी एनालिसिस होगी, लॉस है तो ऑब्वियसली एनालिसिस होगी होगी, उसमें कोई डाउट है क्या? तो मैं वही बोल रहा हूं, एट द एंड ऑफ ईच ईयर हमें एज ए अकाउंटेंट, हम जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें उस बिजनेस का क्या ढूंढना है, प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना है। एंड वो प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम क्या है, इनकम स्टेटमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको कॉमनली लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट को लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। is prepared to find out profit or loss at end of each year. तो हमें हमारा रिजल्ट हमें क्या चाहिए एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कौन सा अकाउंट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट करना है, हमारा आउटपुट क्या रहने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैडम कोई मुझे बोला व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, तुमने सीखा है यार प्रॉफिट का फॉर्मूला, तुमने मैथ्स में कभी ना कभी सीखा होगा लाइफ में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ कैसे पता चल जाएगा, मैथमेटिकली बोल सकते हो मुझे? हाँ बोलो। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज अ प्रॉफिट।
सेलिंग प्राइस को मैं इनकम बोल सकता हूं, योर इनकम। कॉस्ट प्राइस को मैं एक्सपेंस बोल सकता हूं। सो कैन आई से व्हाट इज प्रॉफिट? व्हाट इज माय प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या करेगा? यू विल फाइंड आउट ऑल द इनकम्स ऑफ द ईयर, उस पूरे साल के इनकम ढूंढोगे एंड उस पूरे साल के एक्सपेंस ढूंढोगे। इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, आप किस में हो? प्रॉफिट में हो। बट अगर एक्सपेंस इज मोर देन इनकम, आप किस में हो? मतलब आपको प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए क्या, कौन सी दो चीजें चाहिए? इनकम एक्सपेंस। तो हमारा इनपुट क्या मिल गया हमें? इनकम एंड एक्सपेंस। तो कोई ट्रांजैक्शन इनकम के रिलेटेड रहेंगे, कोई ट्रांजैक्शन एक्सपेंस। सो जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम क्लासिफाई किस में करेंगे? इनकम ट्रांजैक्शंस एंड एक्सपेंस ट्रांजैक्शन। उससे हमें एंड में क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। कुछ समझ में आ रहा है? एंड पता है तो तुम इनपुट ढूंढ सकते हो। अब ध्यान देना, दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, दिस गिव्स assets that is what owned by business and liabilities that is what is owed by you. owned and owed मैं आने वाला उस पर, डोंट वरी। असेट्स एंड, कभी वर्ड सुना है लाइबिलिटीज? कभी इंग्लिश में वर्ड सुना है लाइबिलिटीज, या कभी नहीं सुना अभी तक? यू आर लायबल, ये सुना है? आई एम लायबल टू दिस। व्हाट डू यू मीन आई एम लायबल टू दिस? आर यू लायबल टू योर पेरेंट्स? अगर आप कोई चीज करते हो, आर यू लायबल टू योर पेरेंट्स? आर यू लायबल टू योर पेरेंट्स is my question. Liable means responsible, kind of responsibility. Kind of बोल रहा हूं, not exactly, समझने के लिए मैं समझाऊंगा व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी। यही तो सीखना है हमें। इसके लिए हम बनाते बैलेंस शीट। is prepared at the end of each year. बैलेंस शीट, ये सुना है वर्ड? ये तो जब मरोगे कुछ भी ऊपर लेके नहीं जाओगे। आपने कितना पैसा कमाया, ऊपर लेके जाने वाले का नहीं। जनरली क्या होता है, व्हाट यू ओन इज इक्वल टू व्हाट यू ओज। आपने जितना कमाया ना, वही किसी को देना भी होता है, उतना ही लायबल भी होते हैं आप। मतलब क्या, ध्यान देना, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मैडम तुमने लिखना नहीं है, जस्ट समझना है। तुमने कार परचेस की, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बट समझने के लिए इजी है। तुमने 10 लाख की कार परचेस की एंड उसके लिए तुमने लोन लिया है 10 लाख का। ऐसे होगा नहीं कि पूरा का पूरा लोन मिलेगा, इसलिए मैंने बोला हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। लोन कभी भी पूरा का पूरा नहीं मिलता, लोन थोड़ा कम मिलता है। अब मुझे बोलो, तुमने 10 लाख का लोन लेके कार परचेस की। इससे दो चीजें हो गई, एक तुम्हारे पास कार आ गई, बराबर। तुम्हारे पास कार कितने की आ गई? तो क्या है, तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई, 10 लाख की प्रॉपर्टी हो गई। इसको तुम बोलते हो ये मेरी क्या है? असेट है। तो 10 लाख एक हाथ में क्या दिख रहा है कि 10 लाख है तुम्हारे, असेट है। और क्या ये तुमने लोन लिया है, ये कभी ना कभी रिपे भी करने पड़ेगा। तो क्या तुम्हारे पास एक लोन भी आ चुका, कार के साथ एक और चीज आ चुकी है। खाली कार नहीं आई है, कार तुम्हारा राइट है। कार इज राइट कि तुम उस कार को तुम यूज करोगे। वो कार तुमसे कोई ले सकता है क्या? नहीं, वो तुम्हारा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। असेट्स आर योर राइट्स, असेट्स आर योर राइट्स। ये भी तुमने स्पाइडरमैन का
बहुत फेमस डायलॉग है, विथ राइट्स कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स मीन्स असेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लाइबिलिटीज। स्टेटमेंट बहुत हेवी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैडम जब तुम्हें कार मिल गई, क्या तुम्हें राइट मिला उस कार को यूज करने का? यू परचेज द कार, क्या वो कार तुमसे कोई ले सकता है? नहीं। क्या तुम उसको जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हो? तुम्हें जिसके लिए चाहिए यूज कर सकते हो। तुम्हें सेल करना है तो भी तुम सेल कर सकते हो। तुम्हारी कार पे राइट तुम्हारा है, तुम्हारी राइट है, तुम्हारा असेट है। मेरा उस पर राइट नहीं, वो मेरी असेट नहीं है। सो राइट्स आर नथिंग बट असेट्स, असेट्स आर नथिंग बट राइट्स। तुमने मोबाइल परचेस किया, क्या वो तुम्हारा राइट हो गया? मोबाइल तुमने परचेस किया तो तुम्हारी क्या है? असेट है। तुमने लैपटॉप परचेस किया, उस पर राइट किसका है? अधिकार किसका है? तुम्हारा है। तो वो तुम्हारी क्या हो गई? असेट हो गई। कोई दूसरा फ्रेंड वो लेके जा सकता है, उसको सेल कर सकता है कि नहीं? क्योंकि वो राइट तुम्हारा है। हाँ, एग्जाम्पल मैं इससे लैपटॉप ले रहा हूं, मैं उसको पूछूंगा भाई तुम्हारा है या किसी और का है? ऑब्वियसली तेरा होगा तो मैं बाय करूंगा ना, किसी और का तेरे पास राइट ही नहीं सेल करने का। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। असेट्स मतलब राइट्स, यू ओन दैट। ओन, तुम्हारा है वो। समझ में आ रहा है? तो असेट्स। तो कार तो मिल गई मैडम, बट कार के साथ एक टेंशन भी आ गया, एक चिंता भी आ गई। क्या? 10 लाख रिपे करने पड़ेंगे। लोन कितने का होगा मैडम? लाइबिलिटी मतलब चिंता, टेंशन, राइट? यू आर लाइबल टू रिपे 10 लाख। तो क्या तुम्हारे पास 10 लाख के असेट्स हैं एंड 10 लाख के ही लाइबिलिटीज है? यस। सो असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज। एंड में जीरो हो जाता है। एंड में क्या हो जाता है? क्यों? एट द एंड तुम्हारे पास कुछ रहने वाला है क्या? जितना तुम्हारा है उतना ही तुम्हें किसी और को देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वही बोलते हैं असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज। जो स्टेटमेंट, इसलिए हम बोलते बैलेंस हो जाता है, जितना तुम्हारा है उतना ही किसी ना किसी को देना होता है, इसलिए वो हम बोलते हैं बैलेंस हो गया। इसलिए उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस शीट। विच शोज असेट्स आर इक्वल टू। हाँ, अभी तक असेट्स एग्जैक्टली क्या है वो भी डिस्कशन नहीं हुआ, लाइबिलिटीज क्या है वो भी डिस्कस, पर एक हमें क्या चाहिए? तो हमें दो चीजें चाहिए मैडम, एक चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा चाहिए बैलेंस शीट। हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्या चाहिए? बैलेंस। ये हमारा आउटपुट है। इस आउटपुट के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए हमें क्या चाहिए? इनकम्स एंड एक्सपेंस। हमें क्या चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंस। एंड बैलेंस शीट के लिए हमें क्या चाहिए? असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो हम हमारे ट्रांजैक्शन को 4 इसमें डिवाइड करते हैं। असेट्स, liabilities, Q to find out, to prepare the balance sheet, incomes and expense to find out profit and loss। ये समझ में आ गया तो अकाउंटिंग अपने आप समझ में आएगी। इसलिए हम बोलते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: असेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। असेट्स एंड लाइबिलिटीज से हम क्या बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर? बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंस से हम क्या ढूंढते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके क्या ढूंढते हैं? प्रॉफिट और लॉस। अभी जो भी मैंने डिस्कस किया, लेट्स सी रियल लाइफ एग्जांपल। मैंने कोई बच्चों को पहले दिखा भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो वाला बंद कर दे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है? यहाँ पे मैडम वो वाला, ये वाला बंद कर दे, इसको करने दे, इसको बंद कर, वो वाला चालू ही रहने दे। ध्यान देना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ध्यान देना, दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वेबसाइट पे। मैडम इसके इन्वेस्टर रिलेशनशिप टैब पे इन हर लिस्टेड कंपनी को ये करना ही पड़ता है, ठीक है? रिलायंस इज ए लिस्टेड कंपनी। उनके कोई भी वेबसाइट, अब टाटा मोटर्स लिमिटेड के जाओ, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड पे जाओ, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, उनके यहाँ पे एक इन्वेस्टर रिलेशन बोल के टैब रहेगा, मतलब मैंडेटरी। मैं उसमें गया, इन्वेस्टर रिलेशन, यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दिख रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, इन्वेस्टर्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैंने उसको क्लिक किया तो मुझे उनका मिल गया। देखो, एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 21-22, जो ईयर खत्म हुआ है 21-22, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसका वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
उसको लोग एनुअल रिपोर्ट भी बोलते हैं, कंपनी वाले उसको क्या बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट, बट जनरल टर्म क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको कितने ईयर्स के दिख रहे हैं उनके, यहाँ पे 3 ईयर्स के दिख रहे हैं, अर्काइव में बाकी ईयर्स के भी आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 21-22, मतलब ये कौन से ईयर का फाइनेंशियल से, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, ईयर खत्म होने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, बीच में नहीं बनते। तो मैंने उसको क्लिक किया। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस पीडीएफ को मैंने अपने इसमें ले लिया, आएगा, फाइल हेवी होती है। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो थोड़ा, ठीक है, ध्यान देना। दिस इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22 दिख रहा है, मतलब दिस इज फॉर द 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। दिस इज अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर, एवाई भी बोलते हैं, एवाई मतलब अकाउंटिंग ईयर और एफवाई मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। देन अब यहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी उस साल में, इस 12 मंथ्स में। ये जो तुम्हें 12 मंथ्स दिख रहा है, ये जो 12 मंथ्स दिख रहा है, इस पूरे साल में उनका रेवेन्यू कितना था, 7,92,756 करोड़ का रेवेन्यू था, उतना उनका इनकम था। इमेजिन करो 7 लाख लोगों की, 7 लाख की पैकेज होता है, इनका क्रोस में रेवेन्यू है, 7,92,756 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। मतलब रिलायंस बहुत सारे बिजनेस करती है, एग्जांपल जियो, सो हम रिचार्ज वगैरह करवाते हैं, वो उनके लिए इनकम हो गया। फिर पेट्रोकेमिकल्स में रिलायंस बहुत बड़ा आगे, रिटेल है रिलायंस का, राइट। विमल, विमल ब्रांड पता है आपको, वो अपना ये वाला नहीं, वो विमल, वो किसका नाम, अजय देवगन का विमल नहीं, विमल इज अ क्लोथ ब्रांड, क्लोथ्स, टेक्सटाइल ब्रांड है रिलायंस ने। आपने आई डोंट नो, तुमने ये मूवी देखी है गुरु मूवी, इट इज अबाउट धीरू भाई अंबानी की स्टोरी है। उसमें सबसे पहले वो टेक्सटाइल का बिजनेस करता है बॉम्बे में, टेक्सटाइल क्लोथ परचेस करके सेल करना, वो जो ब्रांड था वो विमल ब्रांड है। रिलायंस आज भी विमल ब्रांड में बिजनेस करती है। अजीत, मुझे नहीं याद, फर्ग्यूसन रोड के इधर, मतलब फर्ग्यूसन रोड से, मतलब वहां पे गुडलक के सामने ही, वहां पे विमल का शॉप था। अब मुझे नहीं पता, मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तब, मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स बिफोर। अब है या नहीं है मुझे नहीं पता, अब जाना भी नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो वहां पे विमल का शॉप था, विमल मतलब वो ब्रांड, राइट, ना कि वो तुम्हारा गुटखा वाला, बट वो राइट टेक्सटाइल वाला। तो वहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। नाउ दे आर ए कॉग्लोमेरेट, कॉग्लोमेरेट मतलब क्या, ऑलमोस्ट हर चीज में। कॉग्लोमेरेट मतलब क्या, लाइक टाटा, टाटा इज अ कॉन्ग्लोमरेट फ्रॉम सॉल्ट टू एयरलाइन, मैडम, सॉल्ट से एयरलाइन सब बेचते हैं वो। टाटा सॉल्ट पता है, टाटा टी पता है, बराबर ना, टाटा टीसीएस पता है, टीसीएस आईटी कंपनी, बराबर ना, टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, टाटा, राइट, उनके होटल्स भी है, होटल्स भी है, हॉस्पिटल्स है, टाटा एयरलाइंस में आ चुकी है अभी, विस्तारा उनका ही था, विस्तारा उन्होंने टाई अप किया था, जॉइंट वेंचर है, दो इंडियन साथ में के, विस्तारा उनकी है। उसके बाद एयर एशिया में उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब उन्होंने तो डायरेक्टली एयर इंडिया भी क्या की है, परचेस की है। टाटा स्टील, स्टील में है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। का टाटा एनर्जी, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो स्टेशन बन रहे हैं, मेजोरिटी किसके स्टेशन है, टाटा, बिकॉज दे आर टाटा पावर, पता है ना टाटा पावर, उन दे आर इनटू सोलर एनर्जी एंड एवरीथिंग। क्या टाटा मोटर्स है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टाटा ऑलमोस्ट हर जगह पे एक कॉन्ग्लोमेरेट है, हर चीज बेचते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज बेचते हैं, ऐसे बोल सकते हो। बिग बास्केट किसका है, टाटा का है। बिग बास्केट किसका है, शाहरुख खान ऐड करता था, याद है ना, किसने परचेस किया, टाटा ने। तुम्हारा स्टारबक्स किसका है, टाटा का है।
अब इमेजिन करो टाटा कहाँ कहाँ पे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टाटा ऑलमोस्ट हर जगह पे। ऐसे बिजनेस को बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट। आप कभी भी पढ़ो, टाटा के सामने लिखा होता है कॉन्ग्लोमेरेट कोल, सॉरी, सॉल्ट टू एयरलाइंस। मतलब वो हर चीज बेचते हैं ऑलमोस्ट। वैसे रिलायंस भी है। इन्फोसिस इज नॉट ए कॉन्ग्लोमेरेट, क्योंकि इन्फोसिस खाली आईटी सर्विसेज में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आदित्य बिरला ग्रुप इज ए कॉन्ग्लोमेरेट ऑलमोस्ट हर चीज में। तुम्हारी नोटबुक भी आदित्य बिरला ग्रुप की रहेगी। नहीं नहीं, आदित्य बिरला की नहीं होगी नोटबुक। आदित्य बिरला ग्रुप, आइडिया, वोडाफोन आइडिया। आइडिया किसका है? आदित्य बिरला ग्रुप का है। एसीसी सीमेंट किसका है? आदित्य बिरला ग्रुप का है। एसीसी सीमेंट इज ओन्ड बाय देम। तो आदित्य बिरला ग्रुप बहुत जगह पे। क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये उनका रेवेन्यू है। जितने भी रिलायंस ने पूरे साल में जो बिजनेस किया है, उनका रेवेन्यू है कितना? 7,90,756 करोड़। उनका नेट प्रॉफिट है, ये क्या है? नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है उनका? 67,845 करोड़। ठीक है, उन्होंने इतने रुपीस का एक्सपोर्ट किया है पूरे साल में। कम्युनिटी डेवलपमेंट, सीएसआर, मतलब देखो, सीएसआर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीजें करते हैं। लाइक एग्जांपल, लाइक आपने देखा होगा कि मुंबई इंडियंस के मैच में लाइक नीता अंबानी बहुत सारे ऑर्फन्स को मैच दिखाने के लिए लाती है। उनका एजुकेशन, उनका रहना, सब रिलायंस देखता है। कोई, राइट। आपने ये भी देखा होगा, आधार पुना वाला, पुणे में सबको पता है। आधार पुना वाला, वो उनका वो गाड़ी आती है, देखो वो कचरा वगैरह उठाती है। वो सीएसआर एक्टिविटी, वो क्या, पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे लगाते हैं, वो खुद होके करते। राइट, जो रोड पे ये हुआ है, खराब हुआ है, उसको भी वो क्या करते हैं? रिपेयर करवाते खुद होके। इट्स दियर इनिशिएटिव कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद होके कर रहे हैं। दे वांट टू गिव समथिंग रिटर्न टू द सोसाइटी। सोसाइटी से मुझे इतना मिल जाता है, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा। वो है सीएसआर एक्टिविटी। यहाँ पे साधु वासवानी चौक है, ये चौक किस कौन मेंटेन कर रहा है? वो साधु वासवानी मिशन, वो वाले मेंटेन कर रहे हैं ना, वही उसको देखते हैं ना, इसलिए वो चौक ठीक से मेंटेन है। राइट, तो वो उनकी सीएसआर एक्टिविटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कल्याणी ग्रुप, पता है कल्याणी ग्रुप? सुना होगा कल्याणी ग्रुप। इधर ही देखो आप, मुंडवा जाते टाइम मिलता है कल्याणी, राइट। वो कितने सारे पुणे में पार्क्स मेंटेन करते हैं, वो जाने दो। इधर ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे एक पुल है, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, आई डोंट नो। जब तुम पिंपरी चिंचवड जाते हो ना, वहां पे एक ब्रिज है, ब्रिज। फोर्स मार्शल कंपनी ने ब्रिज बिल्ड भी किया है, वही मेंटेन करते हैं। यूज कौन करते हैं? हम लोग। होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं सीएसआर एक्टिविटीज। उसके लिए रिलायंस ने कितना खर्चा किया लास्ट ईयर में? 1,186 करोड़ रुपीज दे इन स्पेंड फॉर द सोशल पर्पज। उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, हमें पता भी नहीं होगी। आप ये देखते हो आप कि सोनू सूद बहुत सारी चीजें करता है, आमिर खान करता है, पानी फाउंडेशन एग्जांपल, राइट, अक्षय कुमार करता है, राइट। ऐसे आप बोलते हो, दे आर विच एक्टिविटीज? सीएसआर एक्टिविटीज। तो उन्होंने उसके लिए, रिलायंस ने कितना खर्चा किया? 1,186 करोड़। इतने उन्होंने जॉब क्रिएट किए, 2,832,000 समथिंग। ठीक है, तो ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ के ना तुम्हें रिलायंस के बारे में सब कुछ पता चलेगा कि रिलायंस क्या कर रही है, कितना कमा रही है, क्या कर रही है, यहाँ पे सब मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, राइट, आगे देखो, रिलायंस एट ए ग्लांस। देखो, लेट मी शो यू। रिलायंस किस किस में? रिटेल में, रिटेल, रिलायंस रिटेल बिजनेस है। देखा होगा आपने रिलायंस शॉप वगैरह, रिलायंस मार्ट देखा होगा, राइट। डिजिटल सर्विसेज में जियो, राइट, और डिजीकॉम वगैरह भी रिलायंस का, बराबर। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मूवीज वगैरह रिलायंस होते हैं, रिलायंस देखा होगा आपने, बहुत सारी मूवीज रिलायंस के अंडर होती है, रिलायंस एंटरटेनमेंट। देन आगे, ऑयल टू केमिकल्स, ये तो रिलायंस का सबसे मेजर है। रिलायंस का मेजोरिटी प्रॉफिट यहां से आता है, ऑयल्स
टू केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस, ठीक है। देन ऑयल एंड गैस, E&P, न्यू एनर्जी, जियो एक्सेट्रा, ये उनके बिजनेस है। ये रिलायंस इन सब चीजों में मिलेगी आपको, हर चीज में मिलेगी रिलायंस ऑलमोस्ट। तो ये तो रिलायंस है। अगर आपको देखना है रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ मैं, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारा काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टैंड अलोन एंड दूसरा कंसोलिडेटेड। व्हाट इज स्टैंड अलोन, व्हाट इज कंसोलिडेटेड? तुम्हारे पापा की इनकम इज स्टैंड अलोन इनकम, तुम्हारे पापा की प्लस तुम्हारी मम्मी की प्लस तुम्हारी सबकी इनकम इज है कंसोलिडेटेड। तो रिलायंस स्टैंड अलोन एंड रिलायंस कंसोलिडेटेड, मतलब रिलायंस स्टैंड अलोन मतलब खाली रिलायंस, एंड कंसोलिडेटेड मतलब रिलायंस प्लस जियो प्लस सब कुछ। कि रिलायंस खाली एक कंपनी नहीं है, रिलायंस के बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है, उन सब कंपनीज का साथ में क्या रहेगा, रिलायंस कंसोलिडेटेड। लाइक टाटा सन्स, टाटा सन्स उनकी कौन कौन सी कंपनी है, टाटा मोटर्स लिमिटेड, देन टाटा स्टील लिमिटेड, देन टाटा कंज्यूमर्स लिमिटेड, टाटा टी वगैरह बनाने वाले, देन राइट TCS, देन अब एविएशन सेक्टर, एयर इंडिया वगैरह एविएशन, क्या ये सब कंपनीज किसके, टाटा के अलग अलग कंपनीज हैं। इन सब का पुट टुगेदर जब हम ढूंढेंगे उसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड। उसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड। समझ में आ गया? सो अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेज नंबर 297 में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वो डायरेक्टली मुझे वहां पे लेके जाएगा 297। देखो क्या क्या आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। देखो क्या लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीजें होती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट जो तुम्हारे, हमारा काम क्या है एज अकाउंटेंट, हमारा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, एंड ऑडिटर का काम क्या है, उसको ऑडिट करना, उसको चेक कर, पेपर लिखना तुम्हारा काम है, उस चेक करना किसका काम है, एग्जामिनर का। वैसे ही हमारा काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, और ऑडिटर का काम है उसको चेक करके क्या देना, रिपोर्ट। सो ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या बैलेंस शीट वर्ड आ गया, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये कंपनी केस में आता है, इक्विटी शेयर्स वगैरह चेंज होते हैं वो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे लिए अभी रिलेवेंट है, ये दो चीजें 11th में, 11th एंड 12th में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें यू विल लर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी है, तुम्हारी लिस्ट में रहेगा AS3, चेक करो, तुम्हारी लिस्ट में रहेगा AS3, वो मैंने कट करने को बोला था, देखो है क्या AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, बराबर ना, तो वो है, जब बात आएगी तब हम बात करेंगे। एंड नोट्स टू अकाउंट्स, अब ध्यान देना, मैं आ गया इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मैं रिलायंस के रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, डाउनलोड तुम्हारे सामने किया, अपना डेटा रियल होता है, ध्यान देना। ये आगे बैलेंस शीट, मैडम कब की बैलेंस शीट है, 31 मार्च 22। इसमें क्या दिखाया उन्होंने, असेट्स दिख रहा है, असेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट में क्या आ गया मैडम, असेट्स एंड लायबिलिटीज। मैडम असेट्स की टोटल कितनी है, ये देखो ईयर दिखेगा तुम्हें 31 मार्च 22 करंट ईयर, एंड तुम्हें प्रीवियस ईयर का भी देना पड़ता है, मतलब कंपेरेटिव देना होता है, करंट ईयर का कितना था और लास्ट ईयर का कितना था, ये प्रेजेंटेशन है। देखो ये करंट ईयर का कॉलम देखो, असेट्स की टोटल कितनी थी, कितनी टोटल थी बोलो, 8,79,000 सॉरी 78,674 करोड़, कितने थे, 8,78,674 करोड़। क्या लाइबिलिटीज की भी टोटल उतनी ही है, चेक करो, है क्या, 8,78,674। सो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज,
क्या ये शीट दिखा रही है कि तुम्हारे जितने एसेट्स है उतने ही तुम्हारे क्या है, लाइबिलिटीज। कोई भी बैलेंस शीट उठाओ तुम्हें यही मिलेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। इसको ही बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। लोग इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ये हमें करना है क्या। इसलिए हमें एक एक एसेट पता होनी चाहिए, एक एक लाइबिलिटी पता होनी चाहिए, समझा। तो हमें बैकग्राउंड पे किस पे काम करना है, एसेट्स पे और लाइबिलिटीज पे। तो उससे हम एंड में क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। आगे मैडम ये क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर वही ईयर का 31 मार्च 22 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। देखो ये भी करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है, बराबर। ध्यान देना, वैल्यूज आर इन क्रोस, वैल्यूज आर इन क्रोस, ध्यान देना। क्या है मैडम, इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है मैडम, उनकी टोटल इनकम कितनी है, रिलायंस की टोटल इनकम कितनी है, 4,59,247 crores उस 12 मंथ में। मैडम उनके, लेट मी शो यू, उनके एक्सपेंस कितने थे, एक्सपेंस कितने थे, 4,12,461 crores। इनकम कितनी थी, 4,59,000 समथिंग इन क्रोर्स, एंड एक्सपेंस कितने थे, 4,12,000। विच इज मोर, इनकम इज मोर और एक्सपेंस इज मोर। तो क्या मिल गया उनको, कितना प्रॉफिट मिल गया, 46,786 crores। फिर मैडम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे ना, अरे समझा नहीं समझा। तो टैक्सेस पेड होने के बाद ऑलमोस्ट कुछ 7,000 crores के टैक्सेस है। उनका प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने के पहले प्रॉफिट था 46,786। फिर 7,000 ऑलमोस्ट माइनस किया तो कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 39,084 crores। उनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उस ईयर का। तो आपने प्रॉफिट कैसे ढूंढा मैडम, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो बैलेंस शीट में क्या आ गया बोलो मुझे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आ गया असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी प्रॉफिट लॉस में क्या आ गया, इनकम एंड एक्सपेंस। हमें ये करना है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ये जो देख रहे हो ना, दिस इज योर लास्ट चैप्टर, जो मैं आज ही दिखा रहा हूं। मैडम ये करने के लिए हम हमारे अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं इन द 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, असेट अकाउंट्स, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन क्या इनकम का है, एक्सपेंस का है, असेट का है या लायबिलिटी का है। बिकॉज ट्रांजैक्शन के बाद ये चेंज होगा, असेट चेंज होते रहेंगे, लायबिलिटी चेंज होते रहेंगे, इनकम चेंज होते रहेंगे, एक्सपेंस चेंज होते रहेंगे। तो हमारा इनपुट क्या है, व्हाट इज माय इनपुट, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एंड व्हाट इज माय आउटपुट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसलिए हम बोलते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट, 4। फर्स्ट असेट अकाउंट, सेकंड लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा इनकम एंड फोर्थ इज एक्सपेंस। क्लियर है, कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है, कुछ समझा नहीं समझा। तो हम अब प्रॉपर एक एक चीज हम इन डिटेल, इनकम से एग्जैक्टली क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, फिर हम अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट सीखते स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।